हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशुतोष जादव और इसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी जो कि केडी त्रिपाठी की बुक है। उसका हमने फर्स्ट चैप्टर कल ख़त्म कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे फर्स्ट चैप्टर के, तो उसकी लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 जो कि है फार्माकोकाइनेटिक्स, इट्स मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर भी काफ़ी बड़ा चैप्टर था, तो हमने इस चैप्टर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो आज हम उसका पहला पार्ट देखने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। अब फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो क्वांटिटेटिव स्टडी है किसकी? ड्रग मूवमेंट की, इन, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। द इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स इज रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग at the site of action, which in turn is dependent on its pharmacokinetic properties। अभी यहाँ पे देखिए, ड्रग की इंटेंस रिस्पॉन्स करने की जो टाइम होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग पे डिपेंड करता है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो किस पे डिपेंड करता है? फिर आता है फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो फार्माकोकाइनेटिक इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशंस देयरफॉर डिटरमाइन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोज, लेटेंसी ऑफ ऑनसेट, टाइम ऑफ पीक एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग। तो इन सारे ये फैक्टर्स है, प्रॉपर्टीज़ है जिन पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग डिपेंड रहता है। ऑल फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। अब हम पहले जान लेते हैं कि आखिर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आखिर होता क्या है। तो कुछ नहीं बल्कि दिस इज अ बाइलेयर, 2 लेयर से बना हुआ रहता है। पहले तो है फॉस्फोलिपिड एंड द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स के लेयर रहते हैं। द पोलर ग्रुप्स ऑफ दीज आर ओरिएंटेड एट 2 सरफेसेस। जो पोलर ग्रुप्स होते हैं वो इसके बोथ सरफेसेस पे पाए जाते हैं। एंड द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन्स ये एम्बेडेड होते हैं जो कि कंटिन्यूस शीट तैयार करते हैं मैट्रिक्स में। दिस इम्पार्ट्स हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो कि हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, एंड रिलेटिव इम्परमेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन। Extrinsic and intrinsic protein molecules are absorbed on the liquid lipid bilayer. Glycoproteins or glycolipids are formed on the surface by attachment to polymeric sugars, amino sugars और celiac acids। अभी जो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, ये कैसे फॉर्म होते हैं? ये अटैचमेंट से फॉर्म होते हैं, जो कि पॉलीमेरिक शुगर्स, अमाइनो शुगर्स और सिलिक एसिड से होता है। द स्पेसिफिक लिपिड एंड प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मेम्ब्रेन्स डिफर अकॉर्डिंग टू द सेल और द ऑर्गेनेली टाइप। जो स्पेसिफिक लिपिड्स है, प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मेम्ब्रेन्स है, वो डिफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल और द ऑर्गेनेली टाइप। द प्रोटीन्स आर एबल टू फ्रीली फ्लोट थ्रू द मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स जो होते हैं वो फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं, मेम्ब्रेन इनको रोकता वगैरह कुछ नहीं है। एसोसिएट एंड ऑर्गेनाइज और वाइस वर्सा। सम ऑफ द इंट्रिंसिक वंस विच एक्सटेंड थ्रू द फुल थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन सराउंड द एक्वेस पोर, सराउंड फाइन एक्वेस पोर्स। अभी जो एक मेम्ब्रेन होता है इसको फाइन एक्वेस पोर्स भी होते हैं, तो इसको भी इंट्रिंसिक वन जो होते हैं वो सराउंड कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि ड्रग्स कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ड्रग्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट आखिर होता क्या है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मीनिंग एकदम ईजी आपको समझ में आ जाएगा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, इसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसी तरह लोअर लेवल से हायर लेवल तक जाना, ये काफ़ी टफ होता है, इसे कहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन। द ड्रग डिफ्यूजेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, द मेम्ब्रेन प्लेइंग नो एक्टिव रोल इन द प्रोसेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट mechanism for majority of drugs. Drugs are foreign substances and specialized mechanisms are developed by the body primarily for normal metabolites। कुछ नहीं, यही बताया गया है यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होते हैं वो इसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके या करते हैं। ड्रग्स जो है फॉरेन सब्सटेंसेस से हम सब जानते हैं। एंड स्पेशलाइज मैकेनिज्म्स आर डेवलप बाय द बॉडी। कुछ स्पेशलाइज मैकेनिज्म्स बॉडी ने डेवलप किए हैं फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलाइट्स के लिए। अब हम देखते हैं कि फिल्ट्रेशन आखिर है क्या। फिल्ट्रेशन इज अ पैसेज ऑफ ड्रग्स थ्रू एक्वियस पोर्स इन द मेम्ब्रेन और थ्रू पैरासेलुलर स्पेसेस। जैसे मैंने आपको कहा था कि सेल मेम्ब्रेन में स्मॉल एक्वियस पोर्स होते हैं, तो फिल्ट्रेशन कुछ नहीं बल्कि एक पैसेज है ड्रग्स के लिए, जो कि इन पोर्स से अंदर जाएंगे द मेम्ब्रेन और थ्रू पैरासेलुलर स्पेसेस। दिस कैन बी एक्सेलरेटिव हाइड्रोडायनेमिक फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज अकरिंग अंडर हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। अक्रॉस मोस्ट कैपिलरीज जो होते हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द कैपिलरीज में इंक्लूडिंग ग्लोमेरुलाई, लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स
कैसे क्रॉस कर पाते हैं? फिल्ट्रेशन की मदद से वो क्रॉस कर लेते हैं। इफ़ अगर उनका साइज़ है वो स्मॉलर होगा उन पोर्स के साइज से, तभी वो फिल्ट्रेशन की मदद से कैपिलरीज या ग्लोमेरुल तक पहुंच जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ सेल्स हैव वेरी स्मॉल पोर्स। अब जो सेल्स है बॉडी के अंदर उसको मोस्टली क्या होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं, जैसे कि 4 एंगस्ट्रॉम। एंड ड्रग्स विद मोलिकुलर वेट मोर देन 100 और 200 आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट। अभी देखो स्मॉल पोर्स है तो उसमें से बड़ा ड्रग जो बड़े साइज का ड्रग जो है वो अंदर नहीं जा पाएगा। हाउएवर कैपिलरीज एक्सेप्ट दोज इन ब्रेन हैव लार्ज पैरासेलुलर spaces 40 angstrom and most drugs can filter through this. As such, diffusion of drugs across capillaries is dependent on rate of blood flow through them rather than on lipid solubility of drug or pH of the medium. यही बताया है कि अगर ड्रग का साइज जो है वो अगर स्मॉल होता है पोर्स से तो इजीली अंदर चला जाता है, जैसे कि बताया वहाँ पे मोस्ट कैपिलरीज में होता है, ग्लोमेरुला में होता है। लेकिन मेजॉरिटी जो सेल्स है जैसे कि आरबीसी है तो वो सेल्स का साइज़ क्या है, वो से उन सेल्स को स्मॉल पोर्स रहते हैं, जैसे कि उन पोर्स का साइज़ ही बहुत स्मॉल होता है और ड्रग जो है उसका साइज़ बड़ा होता है। तो अभी ये जाएंगे कैसे? तो मोस्ट ऑफ द कैपिलरीज जो होते हैं उनको लार्ज पैरासेलुलर स्पेसेस होते हैं एंड मोस्ट ड्रग्स कैन फिल्टर थ्रू दिस। जो काफ़ी ड्रग्स जो है वो उसी से फिल्टर की मदद से अंदर चले जाते हैं। अब हम देखेंगे स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। दिस कैन बी कैरियर मेडिएटेड और बाय पैनोसाइटोसिस। पहले देखेंगे कैरियर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ऑल सेल मेम्ब्रेन्स एक्सप्रेस अ होस्ट ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स विच सर्व एज कैरियर्स और ट्रांसपोर्टर्स फॉर फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट आयंस, न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स, ट्रांसमिटर्स एक्सेट्रा across the membrane. At some sites, certain transporters also translocate xenobiotics, including drugs and their metabolites. अब यहाँ पे कैरियर ट्रांसपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि जो होस्ट ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के जो होस्ट होते हैं वो एज ए कैरियर सर्व करते हैं। यहाँ पे कैरियर्स होते हैं तो वो क्या क्या लेके आते हैं, जैसे कि आयन, इंपॉर्टेंट आयंस है, न्यूट्रिएंट्स है, मेटाबोलाइट्स है, ट्रांसमिटर्स है, ये सब अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एट सम साइट्स सर्टन ट्रांसपोर्टर्स आल्सो ट्रांसलोकेट xenobiotics। xenobiotics मतलब क्या है, फॉरेन ड्रग्स, बल्कि कुछ नहीं बल्कि ड्रग्स ही है, इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स। Depending on requirement of energy, carrier transport is of two main types. The first one जो कि है facilitated diffusion and the second one is active transport. पहले तो देखते हैं facilitated diffusion आखिर है क्या। The transporter belonging to the superfamily of solute carrier transporters operate passively without needing energy and translocates the substrate in the direction of its electrochemical gradient, दैट इज़ फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बल्कि कुछ नहीं बल्कि पैसिव डिफ्यूजन जो होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसी की तरह होता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल कॉन्सेंट्रेशन जाता है। अब हम देखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट आखिर है क्या। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, इट रिक्वायर्स एनर्जी, इज इनहिबिटेड बाय मेटाबॉलिक पॉइजन्स एंड ट्रांसपोर्ट द सोल्यूट अगेंस्ट इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट लो टू हाई, resulting in selective accumulation of the substance on one side of the membrane. बल्कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं बल्कि लोअर टू हायर लेवल तक भी हम या इसकी मदद से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो डिपेंड करता है प्राइमरी है या सेकेंडरी है, किस पे, उसके ड्राइविंग फोर्स पे डिपेंड करता है। पहले देखते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आगे है क्या। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द ट्रांसपोर्टर्स बिलोंग टू द सुपर फैमिली ऑफ एटीपी बाइंडिंग कैसेटेड एबीसी ट्रांसपोर्टर्स हुज इंट्रासेलुलर लूप्स हैव एटीपेज एक्टिविटी। पर कि कुछ नहीं, यहाँ पे एटीपी का डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस किया जाता है और उससे जो एनर्जी आती है, उससे जो ट्रांसपोर्टेशन कैरी किया जाता है उसे कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दिस टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इफेक्टेड बाय अनदर सेट ऑफ SLC transporters, the energy to pump one solute is derived from the downhill movement of another solute, mostly Na positive, when the concentration gradients are such that both the solutes move in the same direction. जब दोनों solute जो है वो same direction में move करते हैं तो उसे कहते हैं symport. It is called symport. But when they move in opposite direction, और तभी जब ये solute जो है opposite direction में अगर move कर रहे हैं तो उसे कहते हैं antiport.
Metabolic energy is spent in maintaining high transmembrane electrochemical gradient of the second solute, generally Na positive. Transporters mediate both uptake and efflux of the drugs and metabolites. तो इसमें भी कुछ नहीं बल्कि बताया गया है कि डाउनहिल मूवमेंट की मदद से जो एनर्जी तैयार की जाती है उसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसी के साथ अगर दोनों सॉल्यूट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको कहते हैं सिम्पोर्ट। अगर दोनों सॉल्यूट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको कहते हैं एंटीपोर्ट। अब हम देखेंगे पाइनोसाइटोसिस आगे रह गया। पाइनोसाइटोसिस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल in particulate form by formation of vesicles. This is applicable to proteins and other big molecules and contributes little to transport of most drugs. अब पाइनोसाइटोसिस कुछ नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट है ड्रग्स का अक्रॉस द सेल। किसकी फॉर्मेशन की वजह से होता है? और वेसिकल्स की फॉर्मेशन से होता है। दिस इज एप्लीकेबल टू प्रोटीन एंड अदर बिग मॉलिक्यूल्स। जो प्रोटीन है अदर बिग मॉलिक्यूल्स है वो पाइनोसाइटोसिस का यूज़ करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये जो पाइनोसाइटोसिस है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मोस्ट ड्रग्स जो करता है वो लिटिल कंट्रीब्यूट करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए ड्रग्स का। आगे देखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। नॉट ओनली द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेड डोज दैट गेट्स एब्जॉर्ब बट ऑल्सो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इम्पॉर्टेंट। एब्जॉर्प्शन क्या है? मूवमेंट है ड्रग का फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। Not only it the fraction of the administered dose that gets absorbed but also the rate of absorption यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। द फैक्टर्स है अफेक्ट करते हैं जो अब्जॉर्प्शन को, वो है पहला है एक्वेस सोल्युबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सर्फेसेस, वैस्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सर्फेस, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये कुछ फैक्टर्स है जो कि एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं एक्वेस सोल्युबिलिटी। Drugs given in solid form must dissolve in the aqueous biophase before they are absorbed. जो ड्रग्स हमने लिए ओरली उनको क्या होना चाहिए? एक्वेस बायोफेज में पहले डिसॉल्व होना चाहिए जो कि वो ऑब्जर्व हो सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, पैसिव डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ड्रग गिवन एज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इज एब्जॉर्ब फास्टर दैन फ्रॉम द डायल्यूट सोल्यूशन। अब ये जो ड्रग है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में दिया जाए तो वो ईजिली ऑब्जर्व होता है, फास्टर ऑब्जर्व होता है। किससे? डायल्यूट सोल्यूशन से। ओके, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, लार्जर इज द सरफेस एरिया फास्टर इज द एब्जॉर्प्शन। मतलब जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो फास्टर होगा। वास्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस, ब्लड सर्कुलेशन रिमूव्स द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड मेंटेन्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द एब्जॉर्बिंग सरफेस। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस अफेक्ट्स ड्रग एब्जॉर्प्शन बिकॉज ईच रूट हैज़ इट्स ओन पेक्युलरिटीज़। अब यहाँ पे देखा जाए तो रेक्टल जो वे रूट है वहाँ से अगर ड्रग देते हैं तो एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? एकदम लो होता है। और वही अगर ओरली दिया जाए ड्रग तो एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है? हाई होता है। मतलब जो रूट है ड्रग्स का वो भी काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन में। ओरल रूट से देखेंगे, द इफेक्टिव बैरियर टू ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स इज द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द GI ट्रैक्ट विच इज लिपोइडल नॉन आयनाइज्ड लिपिड soluble drugs. Example, ethanol are readily absorbed from stomach as well as intestine at rates proportional to their lipid. Water partition coefficient acidic drugs. Example, salicylates, barbiturates, etc. इसमें भी कुछ नहीं बल्कि बताया गया है कि इफेक्टिव बैरियर जो है एक बैरियर की तरह काम करता है ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स के लिए। वो है एपिथेलियल लाइनिंग जो कि GI ट्रैक में होती है। वो होती है लिपोइडल नॉन आयनाइज्ड लिपिड soluble drugs। उसका एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने, इथेनॉल आर रेडिली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक एज वेल एज इंटेस्टाइन एट रेट्स प्रोपोर्शनल टू द लिपिड। वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट एसिडिक ड्रग्स, एग्जाम्पल सैलिसाइलेट्स, बार्बिटूरेट्स एक्सेट्रा। अब आगे देखेंगे सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर। बाय दिस रूट्स द ड्रग इज डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन द विसिनिटी ऑफ द कैपिलरीज। लिपिड soluble drug pass readily across the whole surface of the capillary endothelium. Capillaries have large paracellular spaces, do not obstruct absorption of even large lipid insoluble molecules or ions. Very large molecules are absorbed through lymphatics. Thus many drugs not absorbed orally are absorbed parenterally. मतलब अगर कोई ड्रग्स है जो ओरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं तो वो किस तरह से एब्जॉर्ब किए जाते हैं? सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर अगर रूट से हम ड्रग देंगे तो इजीली एब्जॉर्ब इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि जो कैपिलरी होते हैं उनको पैरासेलुलर स्पेसेस होते हैं। तो इसकी वजह से बड़े से बड़ा ड्रग जो है, बड़े से बड़ा मॉलिक्यूल जो है, इनसॉल्युबल ड्रग्स जो है वो भी यहाँ पे अब्जॉर्ब किया जा सकता है। अब हम देखेंगे टॉपिकल साइट जो कि स्किन है, कॉर्निया है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स है। Systemic absorptions after topical application depends primarily on lipid solubility of the drugs.
हावेवर ओनली फ्यू ड्रग्स सिग्निफिकेंटली पेनिट्रेट इंटैक्ट स्किन। तो बस यहीं पे आज का सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अभी सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट हम कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।